Hello children, myself ममता वर्मा फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। आज हम रिजिड रोटेटर के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम डिराइव करेंगे। ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम डिराइव करने के लिए सबसे पहले उसके लिए फार्मूला देखते हैं कि क्या फार्मूला है जिससे एनर्जी लेवल डायग्राम को आसानी से डिराइव किया जा सकता है, आसानी से बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या होता है, टू एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल विथ मासेस m1 एंड m2 आर सोन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस हुज लेंथ इज r इक्वल्स टू r1 प्लस r2। यहाँ पर क्या होता है, दो एटम लेते हैं, नेम रख देते हैं एटम A और एटम B। यहाँ पर जिसका जो एटम A है उसका मास जो है क्या रहेगा m1 और जो एटम B है उसका मास होगा m2। ठीक है, और ये जो एटम A है उसका जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस होगा और एटम B है उसका न्यूक्लियस, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है ये सेंटर में, उसको बोला जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको C से शो किया जाता है, C से। और ये जो है एटम A का न्यूक्लियस और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का जो डिस्टेंस है वो r1 लिया जाता है। यहाँ पर r1 दिख रहे हैं। और जो एटम B है ये एटम B का न्यूक्लियस और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का डिस्टेंस लिया जाता है r2। यहाँ पर r2 है और होल जो डिस्टेंस है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं, जिसको अंतर्नाभिकीय दूरी, एक एटम से दूसरे एटम के बीच की दूरी क्या लेते हैं, r। यहाँ पर देखते हैं कि जो m1 और m2 मास का जो रिजिड रोटेटर है, ठीक है, उसको डिस्टेंस r से यहाँ पर शो किया गया है। दिस आर आल्सो रिप्रेजेंटेड द बॉन्ड डिस्टेंस आर लेंथ बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। मैं समझा चुकी हूँ कि यहाँ पर जो दो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है r। लेट द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी c फ्रॉम m1 इज r1 एंड फ्रॉम m2 इट इज r2 एज शोन इन द फिगर। यहाँ पर फिगर पर पूरा ये शो हो रहा है कि क्या यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, नाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज डिफाइंड बाय द equality of moments about the point C because the molecule is rotating about its center of gravity। मीन्स ये जो रिजिड मॉलिक्यूल है ये क्या करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अंदर उसके अराउंड ही रोटेट करते हैं। इस वजह से जो m1 है, यहाँ पर m1 है वो m1 r1 जो है m2 r2 के इक्वल होगा, ये दिख रहे हैं। ठीक है, सिंस वी आर decaling with rotation we have to consider the moment of inertia I of the distance rigid rotator। ठीक है, since the moment of inertia of a particle of mass m1 at a distance r1 from the axis of rotation of center of gravity c is given by m1 r1 का square, so the moment of inertia of molecule is given by I इक्वल्स टू m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। मीन्स यहाँ पर ये बोला गया है कि जो मॉलिक्यूल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है I से शो किया जाता है और I जो है m1 r1 के बराबर होता है, m1 r1 स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो होल जो मॉलिक्यूल है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर लिखा जाए तो कैसे लिखते हैं, I इक्वल्स टू m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। इसको इक्वेशन दे देते हैं, ये है इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, ये वाला जो है इक्वेशन 11 है और ये वाला 12। ठीक है, अब देखते हैं कि जो r1 r2 है, मास m1 और m2 का जो डिस्टेंस है r1 r2, उसको कैसे लिख सकते हैं, r इक्वल्स टू r1 प्लस r2, क्योंकि ये जो होल डिस्टेंस है वो है r।
और एटम ए के लिए जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वो r1 है, और जो एटम बी है उसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो डिस्टेंस है वो क्या है, r2 है। तो होल कितना हो जाएगा, r इक्वल्स टू r1 प्लस r2। अब इक्वेशन 11 और 12 से हम देखते हैं कि I इक्वल्स टू m1r1 का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, m2r2 r1 प्लस m1r1 r2, क्योंकि यहाँ पर जो 11 है, 11 में क्या है, ये m1 इक्वल्स टू m1r1 इक्वल्स टू m2r2 है। तो यहाँ पर जो m1r1 है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, m2r2, और यहाँ पर जो m2r2 है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये m1r1। अगर यहाँ से हम लोग जो कॉमन दिख रहे हैं उसको अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, r1 r2 इंटू m2 प्लस m1। इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 15। अब इक्वेशन नंबर 13 से r इक्वल्स टू r1 प्लस r2 होता है। तो अगर हम r2 का मान निकालें तो क्या होगा, r2 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे और जो r है उसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, r2 इक्वल्स टू r माइनस r1। इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 16। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं इक्वेशन 11 एंड 16 से क्या होगा, m1r1 इक्वल्स टू m2r2 इक्वल्स टू m2 इंटू r माइनस r1। यहाँ पर जो m2r2 है वो r2 की जगह, ये वाला जो r2 है r2 की जगह क्या मान रखा गया है, r माइनस r1। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये वाला जो लाइन है इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, m1r1 इक्वल्स टू m2 इंटू r माइनस r1। अब फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, m1r1 प्लस m2r1 इक्वल्स टू m2r, और इसमें जो कॉमन है r1 इसको कॉमन निकाल देंगे तो r1 इंटू m1 प्लस m2 इक्वल्स टू m2r। अगर r1 का मान निकालना है यहाँ से तो क्या करेंगे, r1 को यहीं रखेंगे और बाकी जो बचा हुआ है इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या होगा, m2r अपॉन m1 प्लस m2 होगा। इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं 18। इसी प्रकार जो है r2 निकाल लेंगे तो r2 इक्वल्स टू क्या होगा, m1r1 अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ पर ये r2 है। उसके बाद क्या होता है, यूजिंग द वैल्यू ऑफ r1 एंड r2 इन इक्वेशन 15 I कैन बी ऑब्टेन्ड। अब ये जो r1 और r2 की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 15 में रखते हैं। इक्वेशन नंबर 15 क्या है, ये वाला, यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 15 है इस इक्वेशन में r1 और r2 का मान रखेंगे तो क्या होगा, I इक्वल्स टू m1r1 अपॉन m1r अपॉन m1 प्लस m2 इंटू m2r अपॉन m1 प्लस m2 इंटू m2 प्लस m1। अगर होल इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, I इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r का स्क्वायर। अब ये जो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 है वो उसका जो वैल्यू है वो म्यू के बराबर होता है। यहाँ पर जो म्यू दिख रहा है ये म्यू के बराबर होते हैं, इसको म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, म्यू के बराबर इसको लिखा जाता है और ये जो म्यू है उसको बोला जाता है रिड्यूस्ड मास। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसकी जगह यहाँ पे म्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इससे I इक्वल्स टू म्यू आर का स्क्वायर।
ठीक है, ये जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फार्मूला मिल गया। उसके बाद हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड रोटेटर। जो रिजिड रोटेटर है, दृढ़ घूर्णक है, उसके लिए काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा क्या होता है, उसका फार्मूला है E=1/2 m1v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 22। ठीक है, अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है उसको एंगुलर मोमेंटम के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/2 m1, ये m1 ओमेगा का स्क्वायर r1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 ओमेगा का स्क्वायर r2 का स्क्वायर। इसमें से जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल लेंगे तो क्या होगा, 1/2 ओमेगा का स्क्वायर m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। यहाँ पर हम पहले से जानते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो किसके इक्वल है, आई के, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, इसलिए उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, आई। तो 1/2 ओमेगा का स्क्वायर आई, इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं 23। ठीक है, यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, जो एंगुलर मोमेंटम है मॉलिक्यूल का, उसको शो करते हैं एल से और लिखा जाता है उसको L=I ओमेगा। अब L=I ओमेगा है, उसको रोटेशन के फॉर्म में क्या लिखते हैं, ये रूट ऑफ z इंटू जेड प्लस 1 h/2π, इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं 25। यहाँ पर j=0 1 2 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकते हैं। तो L² अगर रखेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, L² I ओमेगा का होल स्क्वायर। तो अगर होल स्क्वायर यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर लगाएंगे तो वो जो स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है वो कट जाएगा और क्या बचेगा, यहाँ पर L² I ओमेगा का होल स्क्वायर करने पर ये क्या बचेगा, सॉरी, ये j इंटू जे प्लस 1 h का स्क्वायर अपॉन 4π का स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको L को यहाँ पर से हटा दिया जाए तो क्या लिख सकते हैं, I² ओमेगा स्क्वायर j इंटू जे प्लस 1 h का स्क्वायर अपॉन 4π का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं कि एज देयर इज नो ऑप्टिकल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी में बी रिप्रेजेंटेड बाय ई, द एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग मॉलिक्यूल फ्रॉम इक्वेशन 23 वुड बी गिवन बाय। अब जो इक्वेशन है 23 उससे क्या मिलता है, जो एनर्जी है E=1/2 I ओमेगा का स्क्वायर। अब जो इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको ओमेगा का स्क्वायर हमको निकालना है, ये ओमेगा है, ओमेगा का स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा, जो चीज़ बचा हुआ है उसको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 2EJ/I होगा। अब नाउ इक्वेशन 26 है, इक्वेशन 26 से क्या मिलेगा, I² 2EJ/I j इंटू जे प्लस 1 h का स्क्वायर अपॉन 4π का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर क्या मिलता है, EJ=j इंटू जे प्लस 1 h का स्क्वायर अपॉन 8π का स्क्वायर I जूल। ये इक्वेशन नंबर इसको दे देते हैं 27। यहाँ पर जो j का मान है वो 0 1 2 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है और h जो है प्लांक कांस्टेंट है। जो इक्वेशन नंबर 27 है उसको ही क्या बोला जाता है, जो रिजिड रोटेटर है, जो रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल है, उसके लिए एनर्जी लेवल निकालने का एक फॉर्मूला। यहाँ से EJ मतलब हो गया एनर्जी, तो यहाँ से एनर्जी का फॉर्मूला ये है और एनर्जी लेवल जो है रिजिड रोटेटर के लिए, जो रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल है, उससे आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है,
हम ये जानते हैं कि ई जे इक्वल्स टू एच न्यू भी होता है। ठीक है, आइंस्टीन के इक्वेशन से हमें पता है कि ई जे इक्वल्स टू एच न्यू। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो न्यू की जगह सी अपॉन लेमडा लिख सकते हैं। ठीक है, और जो 1 बाई लेमडा है, 1 बाई लेमडा इक्वल्स टू क्या होता है, न्यू बार होता है फ्रीक्वेंसी वेव नंबर जो पढ़े थे हम पिछली क्लास में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई जे इक्वल्स टू एच सी न्यू बार, या फिर न्यू बार का जो मान है वो निकालना है, उसकी वैल्यू निकालना है, तो न्यू बार इक्वल्स टू ई जे अपॉन एच सी। अब यूजिंग इक्वेशन 27 एंड 28, ये जो इक्वेशन निकला हुआ है उसको 28 इक्वेशन से शो कर देते हैं। जो 27 इक्वेशन है और जो 28 है, इन दोनों को मिलाकर क्या इक्वेशन बनता है, न्यू बार इक्वल्स टू ई जे अपॉन एच सी। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई का स्क्वायर आई जे इंटू जे+1 अपॉन एच सी सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर एच अपॉन 8 पाई का स्क्वायर आई सी जे इंटू जे+1 सेंटीमीटर इनवर्स। इसको इक्वेशन नंबर 30 दे देते हैं। यहाँ पर जो जे है उसकी वैल्यू जो है 0, 1, 2 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकते हैं। अब ये जो न्यू बार है, यही न्यू बार जो है फ्रीक्वेंसी के लिए, जो रिजिड रोटेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी के लिए इसी जो फार्मूला है उसको यूज़ किया जाता है। न्यू बार को ई जे भी से शो करते हैं, और ई जे इक्वल्स टू लिखते हैं एच अपॉन 8 पाई का स्क्वायर आई सी जे इंटू जे+1 सेंटीमीटर इनवर्स। या फिर इसको ये जो एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी है उसको बी से शो करते हैं, और बी जो है रोटेशनल कांस्टेंट कहलाते हैं, बी जो है रोटेशनल कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ई जे इक्वल्स टू बी जे+1 सेंटीमीटर इनवर्स। या फिर क्या हो सकते हैं, न्यू बार इक्वल्स टू बी जे इंटू जे+1 सेंटीमीटर इनवर्स, जहाँ पर बी जो है रोटेशनल कांस्टेंट है और बी का जो वैल्यू है एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी है। ये जो फार्मूला है इसी के थ्रू जो है अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए डिफरेंट लेवल पर एनर्जी लेवल डायग्राम निकाला जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।